स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर JKLH प्राइम टाइम। 5 अगस्त ये वो तारीख है जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में बहुत ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। और ये वो तारीख है जब साल 2019 में 5 अगस्त 2019 को एक फैसले के तहत जो मरकज़ी हुकूमत ने लिया था, उस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर न सिर्फ रियासत से यूटी बना दी गई थी, बल्कि बहुत सारी इसमें तब्दीलियां हुई थी। इनमें से एक है 370 का खात्मा। और इस 370 के खात्मे को मरकज़ी हुकूमत ने यह बताया कि यह बहुत ज़रूरी था जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, वहां की तरक्की के लिए और उसे मेन स्ट्रीम में शामिल होने के लिए। हालांकि जो कई दीगर सियासी जमातें हैं, जम्मू कश्मीर बेस्ड जो पार्टियां हैं, वो इसकी मुखालफत करती रही। बहरहाल वक्त गुजरा और अब पूरे 6 साल मुकम्मल होने को हैं। यानी पूरे 6 साल हो गए हैं जब 370 का एब्रोगेशन हो चुका है। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन के बाद जब ये 6 साल का अरसा पूरा हुआ है, लेकिन इन 6 सालों में 370 ही नहीं बल्कि इससे कई गुना ज्यादा मर्तबा वहां के सियासी जमातें, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, चाहे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे दीगर जमातें हों, उन जमातों ने इस मुद्दे को उठाया है। तो सवाल यह है कि एक तरफ जहां मरकज़ी हुकूमत यह कह रही है कि 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह का बहुत बड़ा रोड़ा था, तो वही दूसरी जमातें जिनकी सियासत कहीं ना कहीं इसी पर टिकी हुई है, वो इसे ठीक उसके उलट उतनी ही ज्यादा बार ये कहकर उठा रही हैं कि 370 खत्म किया जाना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही अपमानजनक है। लेकिन आज हम फिर इसी दहाने पर खड़े हैं कि इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि दावे दोनों धड़ों के अलग अलग हैं। तो अगले आधे घंटे हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। तो 5 अगस्त अब ये 2025 जो है, इसमें क्या कुछ होगा, कौन किस लाइन के साथ होगा, कौन सी पार्टी ऐसी है जो 370 के खात्मे का वेलकम करते हुए उस जानिब अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है, कौन कौन सी ऐसी जमातें हैं जो 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ अपनी सियासत की चालें चलते हुए उस लाइन पर आगे बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम उनका जिक्र करा देते हैं। हमारे पैनलिस्ट है अभिजीत जसरोटिया जो BJP से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। और दूसरे मेहमान हमारे साथ जो जुड़ने वाले वो है रफीक राथर जो PDP के लीडर हैं। इसके अलावा इफ्रा जान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेगी। और रविंद्र शर्मा जी जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत इस्तकबाल है। अभिजीत जसरोटिया साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। मैं जल्दी से पहले ये चाहूंगा, ये आप बताएं कि जम्मू कश्मीर के शहरी होने के नाते और BJP जो वहां की एक बड़ी जमात है, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, उसके एक मेंबर होने के नाते 5 अगस्त 2025 को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सही साहब, और बाकी को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार। देखिए, अगर मैं आज के इस दिन की और इस ऐतिहासिक दिन की बात करूं, और खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ, और मुझे लगता है कि जो पीछे कानून रह गए थे, जिन कानूनों के कारण हमारे लोगों को जो फायदा होना चाहिए था, जो कई सालों से नहीं हो रहा था, और इसके अंदर मुझे लगता है कि जो सबसे जिन लोगों को इसके चलते हुए जिन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, जिसमें वाल्मीकि समाज सबसे पहले आता है, जिसे 30-35 साल तक इन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने केवल और केवल आश्वासन देकर अपनी गंदगी साफ करने के लिए लाया था, और उन बेचारों को कभी यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट ना देकर उनके पढ़े लिखे PhD पढ़े हुए बच्चों को भी यहाँ पर जो नौकरी कर सकते थे, केवल और केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे। तो मुझे लगता है उनकी उत्पीड़नों का अंत अगर हुआ तो 5 अगस्त 2019 को हुआ। इसके अलावा अगर आप देख लीजिए तो ST समाज हो गया, गोरखा समाज हो गया, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज का अगर आप देख लीजिए, वो लोग थे जो यहाँ पर लोकल चुनावों में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, और उनको लगता था कि 60-70 साल हो गए अपने देश में आए हुए, लेकिन अभी भी हमारा देश हमें पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर्टसी आर्टिकल 370। और उनके लिए भी वो 5 अगस्त 2019 का दिन ऐतिहासिक रहा, जब वही
उन बेड़ियों से उन्हें भी निजात मिली। इसी तरह से यहाँ की बच्चियों की अगर मैं बात करूं तो काफी हद तक वही होता था कि पाकिस्तान से आई हुई बच्चियों को तो यहाँ पर नागरिकता दे दी जाती थी, लेकिन हमारी महिलाओं की, हमारी बच्चियों की नागरिकता छिन जाती थी जब वो यहाँ से बाहर शादी करती थी। तो इस तरह की कई चीजें थी, जिस तरह से अगर एससीज की बात कर लीजिए, एसटीज की बात कर जी। लीजिए, एसटीज की पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, जो केवल इन्होंने आश्वासन के तौर पर ही रखी, उनको भी अगर लगता है तो वो ऐतिहासिक दिन था जब उनकी सब की सब तकदीर और तदबीर का फैसला हुआ, और उसके बाद वो अपने देश के साथ आज शाना बशाना, भले कोई हिंदुस्तान में कन्याकुमारी में रहता है या कोई दिल्ली में रहता है या नॉर्थ ईस्ट में रहता है, सबके सबके अब उनके भी वही हकूक है जो उन सब लोगों के हकूक है। तो मुझे लगता है ये ऐतिहासिक दिन है जिसको सब लोगों ने वेलकम किया है। ऐतिहासिक और दिन है, आज बीजेपी को लगता है कि यह ऐतिहासिक दिन है, लेकिन क्या कांग्रेस को ऐसा ही लगता है? क्या पीडीपी को भी ऐसा ही लगता है? क्या पीडीपी, कांग्रेस और दीगर जमातों को ऐसा ही लगता है कि यह ऐतिहासिक दिन है? और यह ऐतिहासिक दिन है तो किस तरफ है, मुस्बत की तरफ है या मनफी है? हमारे साथ मौजूद है रविंद्र शर्मा जी, चीफ स्पेक्टर है कांग्रेस के। रविंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 6 साल मुकम्मल होने वाले हैं और कांग्रेस ने भी अपनी बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में ऐलान कर रखा है। पहले मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के शहरी की हैसियत से और एक पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से आप हमें यह बताएं कि 5 अगस्त का दिन का मतलब क्या है, और 5 अगस्त खासतौर से तब जब ये 6 साल पूरे हो रहे हैं तब क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कल 6 साल हो रहे हैं। 6 साल में जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक रियासत को तोड़ फोड़ करके, डिग्रेड करके, डाउनग्रेड करके उसको यूटी बना दिया। जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 370 पे, इसलिए इस वक्त तो उसकी बात नहीं कर सकते। लोगों के हकूक को छीना गया, लोगों की पहचान शनाख्त को खत्म किया गया, लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को छीना गया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 18 दिसंबर 2023 के फैसले के मुताबिक केंद्र सरकार को 30 सितंबर से पहले चुनाव करना पड़ा। लेकिन चुनाव से पहले जी। रियासत देना उनका दायित्व था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन्होंने अंडरटेकिंग दी है और ये मानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा हम जल्द बहाल करेंगे जी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की दूसरी डायरेक्शन थी कि एज सून एज पॉसिबल जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। हमारी तो मांग थी कि चुनाव से पहले होना चाहिए। एज सून एज पॉसिबल का मतलब आज तक तो डिक्शनरी में हमने यही समझा कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो, उसमें कोई शर्त नहीं थी, ना कोई केंद्र सरकार ने, और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। लेकिन 9 महीने हो गए, एक चुनी हुई सरकार बैठी है, वो कायम दायम है, लेकर यह है कि काम रिमोट कंट्रोल से भाजपा केंद्र से, जिन्होंने मैंडेट लूज किया, जिनको मैंडेट लोगों ने नहीं दिया टू रूल, जिस कोलिशन को जो जिसको सरकार को मैंडेट दिया गया उसको देख रहे हैं कि काम नहीं किया जा रहा, इख्तियार नहीं दिए जा रहे और पहचान और शराकत नहीं दी जा रही। हमारी मांग यह है कि आपके दावे अपनी जगह, आपने आतंकवाद के खात्मे के भी बड़े दावे किए, वो एक पहलगाम से ही नजर आ गया कि आपने कितने सतर्क है, कितने सिक्योरिटी बंदोबस्त जो है वो आपके अच्छे थे। 10 साल से 11 साल से तो आप ही चला रहे थे, लेकिन 2018 से गवर्नर रूल है, 1906 लेकर के 6 साल यूटी में गृह मंत्री जिम्मेवार थे। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको लेना चाहिए थी और इस्तीफा भी देना चाहिए था। यह विचित्र बात है कि अजीत साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और इस्तीफा नहीं देते जी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मकसद। लेकिन वो सारे दावे इनकी अपनी जगह, वो सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जरूर ये है कि 6 साल एज सून एज पॉसिबल कब पूरा होगा, और पार्लियामेंट का सेशन तो मतलब मोटे तौर पर रविंदर जी, आपकी बात से यही हमारे दर्शकों को पैगाम जा रहा है कि कांग्रेस को 370 से कोई खास लेना देना नहीं है, वो रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की राजनीति 370 के इर्द गिर्द नहीं है। कांग्रेस की राजनीति अगर है तो वो पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए है। हमारी पूर्ण राज्य के दर्जे की, और हम कहते हैं कि राज्य का दर्जा दिए, फिर हम जमीन, नौकरी और नेचुरल रिसोर्सेज के जो अधिकार हैं जी, जो किसी ना किसी रूप में महफूज थे, और वो कई और रियासतों में महफूज है। देश के आइन के अंदर जो हल होगा उसके लिए जद्दोजहद जारी रहेगी, लेकिन स्टेटहुड पे तो कोई विवाद नहीं, जिसके लिए चुनाव के बाद प्रधानमंत्री एक बार आए और उसका जिक्र नहीं। जब भी आते थे जिक्र करते थे, हर चुनाव में वादा करते थे और उसके बाद वोट लेके चले जाते थे। जम्मू से इन्होंने 28 एमएलए जीते। रविंदर जी, मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं। फिलहाल हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, पहली प्रतिक्रिया उनकी भी ले लूं। रफीक राथर है, सीनियर लीडर है पीडीपी के। रफीक राथर साहब,
6 साल पूरे होने वाले हैं। आपकी पार्टी ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त जो पूरा होने वाला है उस पर हम विश्वासघात दिवस के तौर पे इसे याद रखेंगे। ये क्यों, ऐसा क्यों? जसरोटिया साहब जो मौजूद हैं हमारे साथ, बीजेपी के लीडर, वो बहुत सारी खूबियां गिना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों में क्या कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, किस तरह से कई ऐसे जो महरूम था ऐसा तबका जिनको वोटिंग राइट्स हासिल नहीं था, उनको वोटिंग राइट मिला। मगरबी पाकिस्तान रिफ्यूजीज जो है उनको एक शनाख्त मिली। लेकिन पीडीपी जो है वो इसे कह रही है कि वो विश्वासघात दिवस मनाएगी। ऐसा क्यों? देखिए, 5 अगस्त 2019 को आप ब्लैक डे के तौर पर याद करेगी हिस्ट्री। जिस तरह से एक अच्छी भली रियासत के टुकड़े किए गए और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और उनके पॉलिटिकल राइट्स, उनके लैंड राइट्स, उनके एम्प्लॉयमेंट पर जो राइट्स थे वो सारे के सारे छीन लिए गए। वो एक अच्छी रियासत के दो हिस्से किए गए, दो यूनियन। ये तो आप कांग्रेस की लाइन ले रहे हैं। ये कांग्रेस की लाइन है कि वो ब्लैक डे मनाएंगे, काला दिवस मनाएंगे। बात सुनिए जी, हम इसको काला दिवस मनाते हैं और हमेशा मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। बात मेरी सुनिए। बड़ा डंडोरा पीटा गया जम्मू कश्मीर के हवाले से कि यहाँ पर करप्शन है। डंडोरा पीटा गया कि यहाँ पर मिलिटेंसी बड़े उरूज पर है और 370 को हटाकर ये सारा काबू में आएगा। और उसके बाद आप देखिए रियासत का हाल क्या है। मिलिटेंसी में इजाफा हुआ और बड़े बड़े यहाँ पर हमले हो रहे हैं। फौजी नुकसान हुआ, सिविलियन नुकसान हो गया। किसी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देखें, डेवलपमेंट पर हमारा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट हमारा बेटर था। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम थी। जीडीपी बहुत अच्छा था। पर कैपिटा इनकम हमारा बाकी रियासतों से बहुत अच्छा था। सारा का सारा डिमोलिश कर दिया। और भय से सिर्फ ये था कि एक मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और इन्होंने एक मेजॉरिटेरियनिज्म का ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के सारे जो इख्तियार थे, जो अपने मुल्क ने दिए थे, पार्लियामेंट ने दिए थे, कायन ने दिए थे, उस सारे को तहस नहस करके जम्मू कश्मीर को इस डगर पर लाया कि आप देखिए यहाँ पर कितनी फ्रेगमेंटेशन है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, सोशल फ्रेगमेंटेशन। और जो मेरे अभी दोस्त गिनवा रहे थे कि हमने ये डेवलपमेंट की, वो डेवलपमेंट नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, वो फ्रेगमेंटेशन है सोसाइटी में। वो इंटरकास्ट फ्रेगमेंटेशन है, रीजनल फ्रेगमेंटेशन है, इंटर रिलीजियस फ्रेगमेंटेशन है। तो इसको सबको मिलाकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंतहाई ज्यादती की है बीजेपी की सरकार ने। जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा हमेशा जब तक भी लिखने वाले और सोचने वाले जिंदा है, वो हर सूरत में इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। और 5 अगस्त हमारी हिस्ट्री का सियाह दिन है और इसको ब्लैक डे के तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा मनाते हैं, आज भी मनाएंगे। जसरोटिया साहब, अब आपके पास में आ रहा हूं। आपने तारीफ के पुल बांधे, लेकिन ऐसा क्यों है कि कांग्रेस या पीडीपी वो आपके बिल्कुल उलट बोल रही है? सब मुझे एक शेर याद आता है। वो ये है कि तुझे इस बाजार का दस्तूर में बता नहीं सकता, बिक गया जो खुद खरीदार वो हो नहीं सकता। अब ये बात ये आती है कि आप खुद सोचिए कि जिस तरह की आप बातें करते हो उसके अंदर कम से कम ये तो बताइए। अभी आप कह रहे हैं कि सोसाइटीज में फ्रेगमेंटेशन हो गई, कास्ट में फ्रेगमेंटेशन हो गई। खुद ही राठौर साहब बोल रहे हैं ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। हम तो हिंदुस्तान की मेजोरिटी देखते हैं और हिंदुस्तानियों की मेजोरिटी देखते हैं। आपको लगता होगा शायद हिंदू या मुस्लिम के चश्मे से आपने चीजों को देखना, आप देखते रहिए। हमारे लिए तो सभी के सभी लोग बराबर हैं। और जरा इनसे ये जरूर पूछिएगा, आप जिन चीजों की बात करते हैं उसके अंदर मैंने आपसे वाल्मीकि समाज के बारे में पूछा, आपसे एससी के बारे में पूछा, आपसे एसटी समाज के बारे में पूछा, आपने किसी का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि जरा मुझे ये तो बताइए कि पाकिस्तान से आई हुई को आप नागरिकता देते थे, हमारे यहाँ से बाहर चले जाती तो उसकी नागरिकता छीन लिया करते थे, उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये पॉलिटिकल पार्टी तो हक से जमाती है अपना एसटी के वोट के ऊपर। और रही बात कांग्रेस की, ये तो मैंने जीएडी का 1164 नंबर ऑर्डर से ही बताया था, 1996 के ऑर्डर से कांग्रेस के मंसूबे क्या थे। वो ऑर्डर शायद बड़े कम लोगों के पास है, जो मेरे पास कॉपी थी जिसपे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके अंदर स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी की एक काउंसिल बनाई गई जिसको हेड इन्हीं के बहुत बड़े सीनियर नेता कर रहे थे। उसमें सिफारिश क्या थी, शायद आर्टिकल 312 से लेके आगे के कुछ आर्टिकल वो जम्मू कश्मीर के हम नहीं मानेंगे। और उस आर्टिकल के अंदर क्या था, एससी के लिए रिजर्वेशन और एसटी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की गई थी। अब सोचिए 96 और 97 की अगर मैं बात करता हूं तो एससी के वोट के ऊपर कांग्रेस अपना पेटेंट राइट समझती थी और एसटी के वोट के ऊपर जो है उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना पेटेंट राइट समझती थी। उन्हीं के जी जसरोटिया साहब फ्रीज हो गए।
रविंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रविंदर जी, ऐसा क्यों है जो जसरोटिया जी कह रहे हैं कि कई ऐसे सेगमेंट्स थे, वाल्मीकि समाज, कई ऐसे लोगों को उससे रिकॉग्निशन मिल गया, उन्हें वोटिंग राइट्स मिल गए, आप इस चीज को वेलकम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे कि इन 5 सालों में, 6 सालों में आप देखिए जो बदाबता जो कैलेंडर जारी हुआ करता था हड़तालों का, स्ट्राइक्स का, वो अब नहीं हो रहा है, पत्थरबाजी बंद हो गई है, तो ये जो पॉजिटिव चीजें हैं इसको आप कांग्रेस क्यों नहीं लाना चाहती? बिल्कुल, हम उनको भी देखते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीजें हैं, जो पहलगाम हुआ, इससे बड़ा हादसा कैसे हो सकता था? इतना शर्मनाक और दर्दनाक कि 2 सिपाही इनके पास नहीं थे। बड़ी बातें करते हैं ये आतंकवाद को खात्मे के। यहाँ हमारे मंत्री, एमएलए और वो लोग शहीद हुए, सबने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन मिलिटेंसी को रिट्रीव करके जम्मू कश्मीर को अमन की ओर कांग्रेस ने, एनसी ने, पीडीपी ने भी अपने दौर में लाया है। लेकिन बीजेपी अटर फेलियर रही है। वो बातें अपनी जगह है, लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आपने 9 महीने में चुनाव करवा करके जो सरकार बैठी है, एक ड्यूल कंट्रोल से आप रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, और 3 महीने बाद एलजी साहब कहते हैं कि मैं जिम्मेवार हूं, गृह मंत्री नहीं, और वो इस्तीफा भी नहीं देते। फिर अगर आप जिम्मेवार हो तो कुर्सी पे कैसे बैठे हो? और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी, उनको इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन अभिजीत, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपको जवाब देना होगा। रविंदर जी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कहा गया था कि 370 का खात्मा होगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये गिना रहे कि एक से बढ़कर एक कई बार ऐसी वारदातें हो चुकी, ऐसा क्यों हुआ? पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है कि 2018 में आई कि 1500% ड्रग एडिक्शन जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ गई। 18 से 23 तक ये तमाम चीजें अपनी जगह पर स्टेट क्यों नहीं दी जा रही है, इसका जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट में आपने कहा, जो वादे आपने किए हम तो वही मान रहे। उस समय बिजी थे और ये चाहते थे जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा था वही ये लोग बोल रहे, तो इनका कम से कम आप ये रूप देख लीजिए। रही बात, अगर आप बात करते हैं तो 2003 में नदी मर का जब इंसिडेंट हुआ, आप तो यहाँ पर यही अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप लोग तो यहाँ पर सरकार के अंदर थे। 24 कश्मीरी हिंदुओं को पॉइंट ब्लैंक पे भूना गया था, जिसमें 4 मासूम बच्चे। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो बैठी है, ये हिलिंग टच खेल रही थी उस समय। और अभी ये तो कल तक आपके सहयोगी थे, इनको आज भी लगता है कि मिलिटेंसी है, इनको आज भी लगता है कि कोई जिहाद की लड़ाई शुरू हो गया है। इनके मुंह से टेररिस्ट नहीं निकलता, लेकिन हम जानते हैं ये टेररिस्ट पाकिस्तान के भाड़े के टापू हैं। जब मिलते हैं जहां मिलते हैं वो ठोकते हैं। और अभी ठोकर हमने बता दिया कि जिन पार्टियों को ये गाली बक रहे हैं उनके साथ तो कल सत्ता में थे। इनका दोहरा चेहरा नजर आ रहा है। देखिए, अपनी बात याद रखिए, जब ऐसा मौका होता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने देश के साथ खड़े होकर। आप भी वो भाषा क्यों बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है? कम से कम थोड़ा तो अंतर रखिए। मैं जानता हूं ख्वाजा आसिफ जैसे प्रवक्ता हैं आपके वहां बैठे हुए, जो कहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, कांग्रेस को वोट डाल दो। मुद्दा ये है कि स्टेट कब होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कब करेंगे? दाएं की बात में पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस करेगा तो घर में घुसकर मारने मुझे एक सवाल का जवाब दोनों दे दीजिए। आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। रविंदर शर्मा जी, कांग्रेस का ऐलान, आपका ऐलान है कि आप ब्लैक डे मनाएंगे, काला दिवस मनाएंगे। अभिजीत जसरोटिया कह रहे हैं कि हम एकीकरण दिवस मनाएंगे, एकता दिवस मनाएंगे। ऐसा क्यों है भाई? क्यों है? क्या कारण है? अभिजीत जी आप बताएं मुझे, क्या कारण है? आप बीजेपी अगर चाहती है कि हम एकता दिवस मनाएंगे तो बीजेपी कांग्रेस को कैसे कट कर सकती है, और कांग्रेस क्यों चाहती है कि वो काला दिवस मनाए? काला दिवस कौन मनाएगा? काला दिवस मनाएगा हमारी रियासत खत्म कर दी और 6 साल में आप रियासत ही दे रहे हैं। पाकिस्तान काला दिवस मनाएगा या यहाँ की काली मनाएगी? बाकी सबके सब लोग तो हिंदुस्तान के साथ जश्न मनाएगा, पूरे के पूरे हिंदुस्तान से मिलकर जश्न मनाएगा। आप और पाकिस्तान काला दिवस मनाएंगे। अब हिंदुस्तान के लोग सुन ले कांग्रेस का क्या नियत और क्या नीति है, ये हिंदुस्तान के लोग डिसाइड कर लीजिए कि कल कौन कौन काला दिवस मनाएगा। ओके, वन बाय वन रफीक राठौर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं सेम सवाल लेके। पीडीपी अगर विश्वासघात दिवस मनाना चाहती है तो क्यों? जसरोटिया साहब बोल रहे तो क्या गलत बोल रहे हैं? क्या पीडीपी सही बोल रही है? आप कैसे दर्शकों को बता पाएंगे, अपने जो लोग हैं, आपके जो वोटर्स को कैसे आप कन्विंस कर पाएंगे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? विशाल साहब, यहां पर वोटर्स का सवाल नहीं है, न ही इलेक्शन जीतने का और न ही राज करने का सवाल है। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, जब आप कश्मीर पर बहस करते हैं, कश्मीर को कोई टॉपिक चुनते हैं तो पहले रिसर्च किया करें। आपको देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर ने किन हालात में एक्सटेंशन किया है मुल्क के साथ, आप उसको क्यों भूल जाते हैं? जब एक्सटेंशन हुआ वहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन थे, जिन प्रोविजन की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर का एक्सटेंशन हुआ, आप उसको गोलमाल क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों कहते हैं वाल्मीकि समाज, दूसरा समाज, तीसरा समाज? जब उनकी समाज की बात करते हैं, यहाँ पर एक
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रूल्स है, उनको सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में था, वो भी हिंदुस्तान के आईन ने दिया था, वो भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने दिया था। आप ये क्यों बोल रहे हैं? और ये सारा इल्जाम आप यहाँ की मुस्लिम जाति के सर थोपते हैं कि उन्होंने उनको तो राइट्स नहीं दिए, इनको राइट्स नहीं दिया। और भाई सिंपल बात है, आप समझने की कोशिश करें। आप राठौर साहब, आप किसे समझा रहे हैं? आप किसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या ये आपकी पार्टी नहीं थी जिसे बीजेपी के साथ मिलकर के वहां शासन किया? क्या ये आपकी पार्टी नहीं थी जिसे बीजेपी के साथ मिलकर के वहां रूल किया? विशाल जी, पहले मैं आपको तो आप समझा बताइए, आप कैसे कन्विंस करेंगे? बीजेपी के साहब मौजूद है, बताइए हमको क्या बात है? हिस्ट्री में जाइए, रिसर्च करिए और देखिए जम्मू कश्मीर ने किन हालत में एक्सेशन किया है। क्या बात करते हैं आप? जम्मू कश्मीर कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है जिस तरह से यूपी है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे यही है कि जब आप बीजेपी के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर के इक़्तिदार में शामिल थे तो ठीक था, तब सब कुछ ठीक था। इसका नहीं, अब ठीक नहीं है एजेंडा। आप सुनिए, पहले बात, हमने आपने सवाल पूछा तो आप जवाब सुनिए। हमने एजेंडा आप अलायंस बनाया जिसके रूल से हमने इनसे रिटर्न में ले लिया कि 370 के साथ ये नहीं चलेंगे। इसका जिक्र आप क्यों नहीं करते? जब हमने इनसे यह कहा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इन्होंने ये भी माना, तो आप क्या बात करते हैं? इसीलिए मैंने कहा सिर्फ बात करें तो ये कोई ऑर्डिनरी स्टेट ही है, बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। और मैं बार बार कहूंगा, अगर आप इस तरह के कवानीन बनाएंगे जो जसरोटिया साहब आपको जवाब देना होगा जी। देखिए, दो चीज बातें आती है। सबसे पहले बात आती है, ये स्टेट भी वही स्टेट है जिस तरह से हिंदुस्तान की बाकी स्टेटें हैं। अब इनको लगता है कि इस स्टेट को हम ये बात कर और बार बार ये कह कर कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसीलिए हमारे को कुछ स्पेशल होना चाहिए, यानी कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाकियों से अलग करना चाहते हैं। यही तो उनकी दोहरे की राजनीति है। तो कांग्रेस के समय में जब छज्जर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसके साथ बता दिया कि मुसलमानों की पसमानदगियों को मुताबिक है, तो ये 50-60 साल की आइडियोलॉजी है। मुसलमान की मुस्लिम की बुनियाद पर इक़्तिदार में सिर्फ पूरे का पूरा हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान की हिंदुस्तान के अंदर जब बात की जाती है कि सभी के सभी लोग एक बराबर है, तब इन जैसी पॉलिटिकल पार्टीज केवल लोगों को चिन्हित कर कर उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम होनी नहीं चाहिए। अगर आपकी नियत नहीं आता तो जो कुछ आपने जिस तरह से मुसलमानों को सेकंड सिटीजन बना दिया गया है सारे भारत में, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? आपने मुसलमानों को जो जुल्म और सितम सारे हिंदुस्तान में करे उसका भी जिक्र करें ना। आसाम में देखे ना क्या करें आप, यूपी में देखे ना क्या करें। केवल 3 सीटें आई क्योंकि लोगों ने आपके इस एजेंडे को खारिज कर दिया और आपकी जो सहयोगी पार्टी ये भी बेचारी 4-5 पे आकर सिकुड़ गई। लोगों ने आपकी सेपरेटिज्म की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। लोग सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, इसीलिए 3 टायर सिस्टम यहाँ पर रिस्टोर किया गया है। 3 टायर सिस्टम की रिस्टोरेशन का मतलब ये था कि सबको हक हकूक मिले, ये नहीं कि केवल यहाँ पर मुफ्ती परिवार या अब्दुल्ला परिवार या गांधी परिवार का ही राज रहेगा। देखिए, मैं एक एक करके आता हूं। अभी थोड़ा जब दोनों एक साथ बोल रहे होते हैं तो किसी एक की आवाज दब जाती है। मैं चाहूंगा आप दोनों बोले। जसरोटिया साहब, मैं चाहता हूं आप 5 चीज गिना दीजिए। 6 साल पूरे हो रहे हैं लेकिन आप सिर्फ 5 चीज गिना दीजिए। मैं 5 काउंटर पॉइंट्स लूंगा रविंद्र शर्मा जी से भी और रफीक राठौर साहब से भी। अभिजीत जी 5 चीज गिनाइए जो पॉजिटिव इंडेक्स है, जो बीजेपी जिसके दावे कर रही है कि हमने 6 साल में ये हासिल किया। अगर एप्लीकेशन हुआ 370 का तो 6 साल में ये हासिल किया। वो 5 चीजें बताइए हमारी जनता को। रफीक साहब मैं आपके पास आऊंगा। प्लीज होल्ड ऑन मैं आपके पास आऊंगा। 5 चीजें गिना के रखिएगा आप भी, अगर आपको नेगेटिव बताना है तो। पहले इसे सुनते हैं जी। 5 चीजें रफीक जसरोटिया साहब। नहीं, आपके एतराज है आपके डिबेट पर। क्या इनको यहाँ की बच्चियां, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बच्चियां जो है अपनी बच्चियों की तरह नहीं लगती हैं कि उनके हक हकूक उनको वापस मिले? क्या इनको वाल्मीकि समाज का कोई दुख नहीं है? और जो रविंद्र शर्मा जी हैं ये तो खुद कहते हैं कि मैं भी रेफ्यूजी हूं। तो इनसे जरा पूछिए जो रेफ्यूजियों को उनके हक हकूक मिले हैं ये उसके साथ खड़े हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हैं। मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जीडीपी पहले से भी डबल हुई कि नहीं हुई? मुझे ये बताइएगा कि आपके समय के अंदर जिस जेड के बैंक को आपने अपने घर का बैंक समझा हुआ था और करोड़ों रुपए का डेफिसिट दे रहा था, वो आज राठौर साहब थोड़ा सा सब्र रखिए। लेट हिम कंप्लीट 5 पॉइंट्स। मैं आपके पास आऊंगा फिर जी। जसरोटिया साहब हो गए आपके 5 पॉइंट। समय वाली बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं, आपके समझ वाली बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं कि आपने अपने भांजों को रातों रात केएस ऑफिसर बना दिया। सबका साथ सबका विकास के चलते 42,000 नौकरी मिली है। और नौकरी का मतलब पूरी नौकरी,
वो 700-500 रुपए वाला खिलवाड़ नहीं जो आपने एनसीपी और कांग्रेस ने किया है, जिसके लिए डेली वेजर अभी तक आपको रो रहे हैं सारे के सारे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है एम्स, आईआईटी, आईआईएम, कौमी ठीक है, शहर के ऊपर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, रफीक राठौर मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर पीडीपी सेटिस्फाइड नहीं, अगर पीडीपी को लगता है कि पिछले 5-6 सालों में तरक्की नहीं हुई, अगर पीडीपी को लगता है कि पिछले 5-6 सालों में ये जम्मू कश्मीर जो है वो मुस्बत बजाय मनफी रास्ते पर चला गया, तो हमें 5 पॉइंट्स गिनाइए। हमारे अवाम जो हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको 5 चीजें गिनाइए। जब मैंने आपके सवाल पर पहले एतराज किया था, मेरे ख्याल में आपको समझना चाहिए था मैं बोलना क्या चाहता हूं। अब आप सिर्फ 5 चीजों पर टिकी है आपकी नजर, तो यह भी सुनिए। इन्होंने यह कहा कि यहां पर डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर 370 हटाइए, नौकरियां आएंगी। 32% यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मुल्क में सबसे ज्यादा है। आप मेरी बात समझे। जो लूट खसूट यहाँ की ये मिनरल्स का है, यहाँ की बाइकरी, यहाँ का तेल इन्होंने बचा के रखे, को तो सारे बाकी के रोजगार सारे के साथ ना जोड़ो। जसूरिया साहब प्लीज होल्ड ऑन, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट 5 पॉइंट्स। यस, बेरोजगार हो गए राठौर साहब, उसमें हम जी। नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने आपको आईना दिखा दिया। रफीक साहब बोलिए। उनको ठेके दिए गए और जम्मू कश्मीर के लोगों को वो लूट रहे हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पर आपका आईएन था, आपने वो छीन लिया हमसे पहचान छीन ली, हमारी इज्जत और आबरू को आपने छीन लिया, मिलियमेट कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि हम सड़कों पर सोना लगाएंगे, झांकी लगाएंगे। अगर मेरी पहचान यहाँ पर दूसरा कुछ झंडा, अगर मेरी इज्जत से अपनी, अगर जम्मू कश्मीर का रहने वाला अपनी रियासत पे अपने आप को सेफ नहीं समझता, तो संविधान क्या आ सकता है? केवल एक संविधान, एक निशान और एक हमसे छीन लिए। आपको सिर्फ हिंदू चीफ मिनिस्टर चाहिए, आपको बीजेपी का चीफ मिनिस्टर चाहिए, आपको लोगों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। आप पहले सिर्फ 60-70 साल में यहाँ की बना भी जमीन देते, के पीछे तो पड़े आपके पेट में क्यों दर्द होता? आपकी माँ 70 साल में बेचारे राठौर साहब देखिए, मैंने आपसे बहुत शाइस्तगी से कहा था कि 5 पॉइंट गिना दीजिए जिसकी बिना पर आपकी पार्टी का ये लाए अमल है, ये हिकमत अमली है, ये ऐलानिया है कि पिछले 5-6 सालों में तरक्की नहीं हुई। लेकिन आप अभी बहस ना करें ना, आपसे 5 पॉइंट गिना दीजिए। मैंने किया ना आपसे, मैंने कहा 32% यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अच्छी भली रियासत के टुकड़े कर दिए, वो 2.5 लाख की बैकवर्ड राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अब इसके अलावा क्या क्या गिनो, आप मुझे बताएं और क्या चाहिए आपको। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हालत क्या है जम्मू कश्मीर की, मिलिटेंसी में इजाफा है। हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर में ये बड़ा दावा करते हैं कि हमने बड़े तूफान कर दिए, तो पूछे इनसे पहले में वाकई क्यों हुआ, और पूछे तूफान में क्यों हुआ। ठीक है, ओके नाउ ठीक है। रविंदर शर्मा जी आपके पास पे आ रहा हूं। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी भले जम्मू कश्मीर थोड़ी छोटी हो, लेकिन देश में तो बड़ी पार्टी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे 5 पॉइंट गिना दीजिए। अगर कांग्रेस को लगता है कि 5 अगस्त 2019 के फैसले से जम्मू कश्मीर जो है वो डेवलपमेंट के बजाय दूसरे ट्रैक पर चला गया है, तो क्यों, क्या पॉइंट 5 पॉइंट आपके हैं? हमें हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, बताइए। पहली बात तो है कि मेरा एक ही पॉइंट है कि 6 साल के बाद भी आप रियासत की बहाली क्यों नहीं, जब आपने बार बार वादा किया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, पार्लियामेंट में आपने वादे किए, यहाँ आकर के जनसभाओं में वादे किए, और चुनाव होने के बाद भी आपने कहा कि फौरी हम देंगे, फिर आप स्टेटहुड क्यों नहीं दे पा रहे? चलिए, एक पॉइंट हो गया, मान लिया, एक पॉइंट हो गया। चलिए सुनिए, बताइए मुझे, क्या आतंकवाद का खात्मा हो गया? आपने ये बहाना बनाया, और आपको क्या क्वेश्चन करने का अधिकार है? दोहरे मापदंड है। बीजेपी ने पीडीपी के साथ भी सरकार बनाई, बीजेपी ने नेशनल कांग्रेस के साथ भी सरकार में रही, और आज उन्हीं के ऊपर टिप्पणी करके वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं जम्मू में। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्यों आतंकवाद का खात्मा नहीं हुआ? अगर आपने इतना कंट्रोल कर दिया, सारा आपके पास है, और पहलगाम जैसी दर्दनाक और इतनी घटनाएं खतरनाक होती हैं, आपके पास 2 सिपाही नहीं थे, आपकी क्या मोटिंग है? तीसरी बात मुझे बताइए कि पार्लियामेंट्री कमेटी कह रही है कि आपके 1500% 1500% इंक्रीज हुआ है ड्रग में, यहाँ जम्मू कश्मीर ड्रग का अड्डा बन गया है। वो कौन जिम्मेवार है? 2018 से लेकर के आपके पास सरकार है। 45 साल का रिकॉर्ड जो है अनएम्प्लॉयमेंट में टूट गया। इनके दौर में 11 साल से ये कहते दूध की नदियां बहेंगे, कितने रोजगार मिले, कितने घोटाले हुए, कितने रिक्रूटमेंट में घोटाले हुए, और फिर बड़ी बात यह है कि आज भी ये खोखले दावे करते हैं और ड्यूल कंट्रोल सिस्टम क्यों चला रहे हैं, जबकि आप डेमोक्रेटाइजेशन नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर एक डेमोक्रेटिक स्टेट थी, और यहाँ पे बोथ हाउसेज वर वेरी पावरफुल, और इनके लोग भी उनके एमएलए रहे, मंत्री रहे, लेकिन आपने क्या हासिल किया?
और आतंक पाकिस्तान को कितना मुंह तोड़ जवाब हुआ कि आज आप फिर कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद के अड्डे फिर पनप पड़े, और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से आप मुक्त नहीं करा सके, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके, डेवलपमेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 5 बार मनमोहन सिंह जिस उद्घाटन के लिए आए, आपने एक उद्घाटन करके कहा कि सारा विकास हम करें, दैट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन डेवलपमेंट होती है कि यहाँ के रिसोर्सेज को आप चलिए लूट ठीक रहे है हैं, ठीक है ठीक है, यहाँ की ओके, जमीन को लूट रहे हैं। आपने तो सबको आपसे- बराबर का मौका दिया, सबने अपनी बातें रखी हैं। मैं अब सिर्फ चाहूंगा जसरोटिया साहब, यहां से आगे, यानी कि जब ये 6 साल पूरा हो रहा है, ये पड़ाव यहां पर आकर के थमा है, यहां से आगे बीजेपी की स्ट्रैटेजी, बीजेपी का अपना लाइन ऑफ एक्शन जम्मू कश्मीर को लेकर के क्या होगा, थोड़ा ब्रीफ में, बहुत छोटा जी। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि हमने जो दिखाया सबके सामने वो ये 60-70 साल में नहीं कर सके, वो हमने कर दिखाया। और हम यही चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास के चलते जम्मू कश्मीर आगे जाए, बढ़े, फले फूले। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने अगर कोई काम नहीं किया तो उसके लिए कम से कम लोगों से माफी मांग लीजिए। कहिए हम नहीं कर पाए वैसे बात। देखिए, अब हम बहस के बोर्ड से आगे निकल चुके हैं, मुझे आगे का लाहेमल बताइए बीजेपी का, फिर मुझे यही सवाल करना है कांग्रेस से भी, प्लीज। आगे हम देखिए, हमारा 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत तभी विकसित होगा जब हर एक स्टेट, हर एक यूटी भी जो है वो विकसित होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो स्टेट है यहाँ पर, वो देने का पहले ही वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने किया है। जिनके पास इख्तियार ही नहीं है देने के, ना वो दे सकते हैं, ना उनकी नीयत है देने की, वो लोगों से इस तरह के खोखले वादे ना करें। तो इसके लिए मुझे लगता है इसको परहेज रखना चाहिए। चलिए रविंद्र शर्मा जी, मेरा सवाल अब आखिरी है, यहां से आगे कांग्रेस की रणनीति क्या है कश्मीर के लिए, कांग्रेस का प्लान ऑफ एक्शन क्या है जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, हमारा प्लान ऑफ एक्शन है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाना। जिसके लिए हमारी रियासत, हमारा हक, हम सड़कों पे है, जंतर मंतर भी पहुंचे, कल ब्लैक दिवस भी होगा। और हमारे हरि सिंह की प्रतिमा, हमने उस रियासत को वापस करवाना है जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, इनके बार बार वादे हैं, उसी से जम्मू कश्मीर के लोगों को हकूक मिलेंगे। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली जो है वो अंदर से बाहर नहीं आने देती पुलिस के सहारे। इसलिए कोई गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं है जो गवर्नमेंट लोगों ने बनाई थी, उसको जो चलने नहीं देते। इसलिए हमको डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है। फिर हम लोगों की जमीन, नौकरी और नेचुरल रिसोर्स की हिफाजत की बात आइन के अंदर करेंगे। लेकिन पहली जंग है, जो वादे इन्होंने किए हैं ये हम। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए, और हमारे तमाम दर्शकों का भी कि आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। फिलहाल हमें दी इजाजत, शुक्रिया।